अब हम समझते हैं व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई एंड व्हाट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? टैक्सेबल सप्लाई मींस अ सप्लाई विच इज लेविएबल टू टैक्स, मतलब जिसके ऊपर लेवी आती है एज पर सेक्शन 9, जो लेवी अट्रैक्ट होता है। अब लेवी में क्या होता है, मतलब भले ही लेवी हुआ है, लेवी मतलब उसके ऊपर चार्ज है, भले ही वो बाद में भले ही एग्जाम कर दिया गया हो, तो मतलब क्या होता है, विच इज लेविएबल टू टैक्स इज नोन एज टैक्सेबल सप्लाई। एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन टैक्सेबल सप्लाई? तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस अ सप्लाई विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स। तो जीएसटी में सिर्फ 6 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर लेवी नहीं आती है, वो है अल्कोहलिक लिकर। अल्कोहलिक लिकर के ऊपर कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं हो सकता, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मना कर दिया है कि हम कभी भी अल्कोहलिक लिकर के ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज कर सकते। व्हाई? डू यू नो द रीजन? इट्स बिकॉज स्टेट का सबसे बड़ा रेवेन्यू जो आता है वो अल्कोहलिक लिकर के ऊपर जीएसटी, जो स्टेट टैक्सेस होते हैं ना, वैट, उनसे आता है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जब जीएसटी पास हो रहा था तो उन्होंने बोला था हम अल्कोहलिक लिकर पे तो कभी भी जीएसटी लेवी नहीं करेंगे, तो जीएसटी कैन नॉट बी लेविड ऑन अल्कोहलिक लिकर। जब हम सेक्शन 9 पढ़ेंगे ना तो आपको वहां पे पता चलेगा कि लेविएबल टू टैक्स में हमेशा लेवी होती है, लेकिन सिवाय अल्कोहलिक लिकर के और 5 ऐसे प्रोडक्ट है जो अभी लेवी नहीं होगी लेकिन बाद में फ्यूचर में कभी भी लेवी हो सकती है। तो ये है 5 प्रोडक्ट। एचपी मैन, तो एचपी मैन कौन सा हुआ? हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एन से मोटर स्पीड कॉमनली नोन एज पेट्रोल, ए से एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड एन से नेचुरल गैस। तो इसके ऊपर मतलब हमारे पास 6 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर लेवी नहीं होती। दिस इज नोन एज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मतलब ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर लेवी ही नहीं होती, दैट इज नोन एज नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो ये है प्रोडक्ट्स है हमारे पास एचपी मैन एंड अल्कोहलिक लिकर, है ना। एचपी मैन प्लस अल्कोहलिक लिकर इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मतलब इनके ऊपर लेवी ही नहीं आती। तो अब हमारे समझ आया टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है। टैक्सेबल सप्लाई मींस सप्लाई विच इज लेविएबल टू टैक्स, ठीक है। पहली चीज तो वो सप्लाई होना चाहिए, तो सप्लाई होना चाहिए, मतलब वो शेड्यूल 3 वाले आइटम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि शेड्यूल 3 वाले आइटम्स कौन से होते हैं, वो तो सप्लाई ही नहीं होती। तो मतलब दोनों चीजें कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए टैक्सेबल सप्लाई के लिए। फर्स्ट, दैट शुड बी अ सप्लाई एंड दैट शुड बी लेविएबल टू टैक्स। भले ही बाद में चाहे वो एग्जम्प्ट भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मान लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो भले ही एग्जम्प्ट होता है, ठीक है, तो उसकी जब हम सप्लाई करते हैं तो सप्लाई हुई, तो सप्लाई हुआ प्लस लेविएबल। लेविएबल मींस दैट इज चार्जेबल टू जीएसटी ऑल्दो दो एग्जम्प्ट और नॉट एग्जम्प्टेड, इट्स एज पर द चॉइस ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा चाहिए प्रोडक्ट मतलब जिसके ऊपर लेवी आती है, भले ही चाहिए चार्ज मतलब टैक्स लगता है या नहीं लगता, वो भी टैक्सेबल सप्लाई होती है। अब देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल सप्लाई एंड टैक्सेबल गुड्स? तो टैक्सेबल सप्लाई और टैक्सेबल गुड्स के अंदर बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। वो सिंपल सा डिफरेंस ये है कि टैक्सेबल सप्लाई में क्या होता है, जो एग्जम्प्टेड सप्लाई होती है वो भी आती है, लेकिन टैक्सेबल गुड्स में क्या होता है, जिसके ऊपर एक्चुअल में टैक्स लगता है ना, सिर्फ वही आता है। तो मतलब टैक्सेबल गुड्स डज नॉट इंक्लूड एग्जम्प्टेड सप्लाई। तो फर्क ये है कि टैक्सेबल सप्लाई में एग्जम्प्टेड प्लस नॉन एग्जम्प्टेड दोनों आता है, लेकिन टैक्सेबल गुड्स में सिर्फ नॉन एग्जम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज आता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट अभी हमें क्लियर हो जाता है। अब हम समझते हैं जीएसटी में बिजनेस का क्या मतलब होता है। बिजनेस मीन्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन। तो ये सारी चीजें मतलब जितनी भी हम वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, ये सारी चीजें क्या है, दिस इज नोन एज बिजनेस। ये सारी चीजें क्या है, बिजनेस है। अब लेकिन आपको ध्यान से क्या समझना है, इसमें समझना ये वाली चीज है, सप्लाई ऑब्लिक एक्विजिशन, ठीक है, यहां से देखना सप्लाई ऑब्लिक एक्विजिशन इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट ऑब्लिक क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब मैं आपको ये बहुत गहराई से पॉइंट समझाऊंगा। ये वाली चीज भी सप्लाई होती है। आप समझो कि मतलब मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं और मैंने सामान परचेज किया, तो जो मैंने परचेज किया ना वो भी सप्लाई है, मतलब वो भी बिजनेस है। मतलब अब ऐसे तो आप बोल सकते हो कि अभी तो बिजनेस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो आपका बिजनेस थोड़ी ना है, तो आप क्या बोल सकते हो कि वो बिजनेस है, क्योंकि आपको अगर मैं जैसे आईटीसी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि आईटीसी तभी मिल सकता है जब आईटीसी यूज हो रहा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है आईटीसी अवेल करने की। तो अब आप समझो कि ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ। इस पॉइंट का मतलब इसलिए है कि मान लो मैं अभी मेरी दुकान एस्टैब्लिश नहीं हुई लेकिन मैंने सामान परचेज कर लिया, तब भी मैं उसका आईटीसी ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि बिजनेस इंक्लूड्स सप्लाई ऑब्लिक एक्विजिशन इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट ऑब्लिक क्लोजर ऑफ बिजनेस। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कमेंसमेंट के लिए कोई सामान परचेज करता हूं तो भी वो ये माना जाएगा कि आई एम डूइंग इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो भी ये माना जाएगा कि मैं बिजनेस के लिए ही कर रहा हूं। अब क्लोजर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, तो इसके लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। शेड्यूल 2 पैरा 4 क्या बताता है, अगर मैं सप्लाई करता हूं अगर मैं अपनी दुकान को बेचता हूं एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है, एज अ मैं गोइंग कंसर्न बेचता हूं, तो वो क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। अगर मैं मान लो अपनी चलती हुई दुकान को बेचता हूं तो वो क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स होता है और उसके ऊपर जीएसटी लेवी होता है, ठीक है, जीएसटी लेवी होता है। लेकिन अगर आपको अभी आप जब
एग्जाम्पशन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ सिंपल सा फंडा क्या है। अगर मान लो आप क्लोजर ऑफ बिजनेस करते हो, ठीक है, तो आपके पास जितना भी स्टॉक पड़ा होता है ना, जितना भी स्टॉक पड़ा होता है उसके ऊपर अगर मान लो वो बिजनेस बंद होने वाला है, मतलब उससे आगे कोई भी कंटिन्यू नहीं करने वाला, तो जितना भी स्टॉक आपके पास पड़ा होता है ना उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। उसका जो कैलकुलेशन होती है ना वो सेक्शन 29 सबसेक्शन 5, वो एक सेक्शन है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आप पढ़ोगे वो सेक्शन ना, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है उस टैक्स की। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरा क्लोजर हो जाएगा बिजनेस का, क्लोजर मतलब अब इस बिजनेस को कोई भी आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला, तो क्या होगा, जितना भी स्टॉक पड़ा होगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। कैसे चार्ज होगा वो मैं आपको समझाता हूं। एज पर सेक्शन 29 सबसेक्शन 5, और 29 सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि जितना भी आपका इनपुट टैक्स है उसके ऊपर, ठीक है, या फिर आउटपुट टैक्स विच एवर इज हायर, मतलब जितना भी इन दोनों में से जो भी हायर है ना उसके ऊपर आपको टैक्स दे दो। मतलब या तो आप इनपुट टैक्स जितना भी लिया है वो दे दो, या फिर आउटपुट टैक्स विच एवर इज हायर। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी मेरा कमेंस हुआ बिजनेस तो मैं उसका आईटीसी ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो भी बिजनेस होता है। जब मेरा बिजनेस क्लोज होता है, मतलब जब मेरा बिजनेस क्लोज होने जा रहा है, तो अगर जितना भी स्टॉक पड़ा होता है ना उसके ऊपर जितना मैंने आईटीसी ले रखा है, या फिर जितना उसके आउटपुट पे टैक्स लगता है विच एवर इज हायर, है ना, भले इनपुट्स हो या कैपिटल गुड्स हो, दोनों के ऊपर मुझे टैक्स कैलकुलेट करके डिपार्टमेंट को देना होता है। तो ये फंडा है ना। अब आप अभी दो चीजें हो सकती है जब मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं, या तो मैं किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दूं, ट्रांसफर मतलब वो बिजनेस चलता जा रहा है, तो चलता जाएगा ना, तो तब इसके ऊपर मुझे वो 29(5) वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, मतलब मुझे वो वाला टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो मैंने भी आपको बताया ना, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स विच एवर है, वो तभी देना पड़ता है जब बिजनेस बंद हो रहा है, मतलब उसे आगे कोई कंटिन्यू नहीं करेगा। तो जब बिजनेस आगे कंटिन्यू होता है तो उसे बोलता है ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब ये बिजनेस चलेगा एज अ गोइंग कंसर्न। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ इन एज अ गोइंग कंसर्न, तो इसके ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट है। अगर आप एग्जम्पशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा है कि अगर क्लोजर के ऊपर आप कोई चीज ट्रांसफर करते हो ना, तो अगर ट्रांसफर कर रहे हो मतलब बिजनेस चलने वाला है आगे, क्योंकि आगे जब वो बेचेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, तो इसलिए इन्होंने 29(5) की कैलकुलेशन तब नहीं करवाई और इन्होंने एग्जाम कर दिया वहां पे, क्योंकि ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न माफ कर दिया। लेकिन अगर आप बंद ही करने वाले हो, मतलब अगर आप ये स्टॉक घर पे ले जाने वाले हो, तो आपको 29(5) की कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो आपको ये पॉइंट यहां से लिंक होना चाहिए। मतलब बिजनेस की डेफिनेशन में क्या आता है, सप्लाई ऑब्लिक एक्विजिशन इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट ऑब्लिक क्लोजर ऑफ बिजनेस, है ना। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। फिर आपको ये समझ आना चाहिए क्लब और एसोसिएशन वाला पॉइंट। क्लब और एसोसिएशन वाला पॉइंट ना हम जब रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन वाला पॉइंट पढ़ेंगे ना, जिसमें हमारी जैसे सोसाइटीज होती है, तो सोसाइटीज हमसे चार्जेस लेती है, तो वो जो चार्जेस होते हैं वो भी लेविएबल टू टैक्स होते हैं। हालांकि उसमें एक चीज फंडा है कि 7500 रुपए तक का माफ होता है, लेकिन वो अभी हम एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप बस ये माइंड में रखना, क्लब और एसोसिएशन के ऊपर भी जीएसटी चार्ज, मतलब वो भी बिजनेस माना जाता है, ठीक है। एडमिशन, अब जैसे मान लो अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे कहीं पे जाते हो, एडमिशन, ठीक है, अगर आप कहीं पे भी मतलब है ना, कहीं पे भी घूमने जाते हो, चाहे मैच देखने जा रहे हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहे हो, तो वो सब भी बिजनेस है। सर्विसेज एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस, ठीक है, सर्विसेज एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम आईसीआई के प्रेसिडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो वो क्या है, एक होल्डर ऑफ द ऑफिस है ना, तो मतलब वो सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो भी बिजनेस है। अगर आपको याद हो तो डायरेक्टर जो सर्विसेज देता है कंपनी को, है ना, अगर आपको बताओ, अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कौन सी वाली रिलेशनशिप है, सर्विस एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस वाली, मतलब जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वो चीजें आरसीएम में होती है, अगर आपको माइंड में याद आओ, है ना, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। सर्विसेज एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस, तो अगर है तो वो आरसीएम में टैक्सेबल होता है, ठीक है। रेस क्लब वाला पॉइंट भी सिंपल है, मतलब जैसे हॉर्स रेसेस वाला, ये सारे पॉइंट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जब काम करते हैं एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो वो भी बिजनेस माना जाता है। जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट सड़कें बनाती है तो वो भी क्या माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। हालांकि मैं क्या बोल रहा हूं, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगी होगा, वो हम कहां पढ़ेंगे, 7(2)(b। अभी हमने क्या पढ़ा था, 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c, है ना। 7(1)(a) में क्या पढ़ा था, कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 7(1)(b) कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 7(1)(c) विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। अब हम जब 7(2) पढ़ेंगे, 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, उसमें ऐसा लिखा है कि जब गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जब एंगेज्ड है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो जैसे जो 243G और 243W वाली सर्विसेज है, तो वो एग्जम्प्ट है, मतलब वो सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो अभी हम मतलब 7(2)(b) जब पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो आप ये समझो कि गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो काम करते हैं एज अ पब्लिक अथॉरिटी, वो भी बिजनेस होता है ना। अब अपन चलते 7(1)(a। अभी हमने क्या पढ़ा था, 7 सबसेक्शन 1
क्लॉज ए, है ना, 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। अब हम पढ़ते हैं 7 सबसेक्शन 1 ए। अब ये क्या है, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन करता है कि ये क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ये सप्लाई ऑफ, क्योंकि पुराने टैक्स रिजिम में ये था ना, कंफ्यूजन थी बहुत ज्यादा कि रेस्टोरेंट क्या है, अब इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया रेस्टोरेंट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट अब इन्होंने शेड्यूल 2 में कवर किया। मैं शेड्यूल 2 2 मिनट में आपको बस रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शेड्यूल 2, है ना। शेड्यूल 2 में तो सिर्फ क्लासिफिकेशन है कि क्या क्या चीज है, ठीक है। अब हम चलते शेड्यूल 2 में, है ना। शेड्यूल 2 में अगर आप देखो ट्रांसफर ऑफ टाइटल, अगर मैं टाइटल ट्रांसफर कर रहा हूं तो दैट मींस आई एम ट्रांसफरिंग द होल ऑफ माय गुड्स, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। अगर मैं मान लो राइट ट्रांसफर कर रहा हूं या अनडिवाइडेड शेयर, अनडिवाइडेड शेयर का एग्जांपल मैं ऐसा ले सकता हूं, मान लो मैं और एक मेरा फ्रेंड दोनों हम जॉइंट ओनर है। अब मैं क्या करता हूं, सिर्फ मैं अपना शेयर ट्रांसफर करता हूं ना, तो वो क्या हुआ, अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी, तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि मैं सिर्फ अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा हूं। अगर मान लो हम दोनों मिलिट्री ट्रांसफर करते तो वो क्या माना जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टाइटल इन द फ्यूचर, टाइटल इन द फ्यूचर मतलब जैसे हायर परचेज वाले ट्रांजैक्शन होते हैं ना, जिसमें आज मुझे गाड़ी मिल गई लेकिन मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा देता जाऊंगा और जिसकी वजह से टाइटल मुझे फ्यूचर में मिलेगा, तो वो भी क्या माना जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। उसे भी क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर अपन पैरा 2 में आते हैं। पैरा 2 बोलता है लीज और टेनेंसी, लीज और टेनेंसी ऑफ लैंड, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस, ऑब्वियस सी बात है, लीज पे देना, टेनेंसी पे देना, ये सारा क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, है ना। और लीज लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। अब ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ट्रीटमेंट ऑब्लिक प्रोसेस अप्लाइड ऑन दी अनदर पर्सन्स गुड्स। इसे हम कैसे लिंक हो सकते हैं, हमें जैसे जॉब वर्क है, जॉब वर्क मतलब क्या होता है, उसका सामान आया मेरे पास, अब मैं उसके ऊपर काम करूंगा और मैं उसे वापसी भेज दूंगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑब्लिक प्रोसेस अप्लाइड ऑन द अनदर पर्सन गुड, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ऑब्वियस सी बात है, मैंने उसका सामान आया, मैंने उसके ऊपर काम किया और मैंने वापस भेज दिया, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, है ना। तो अब अपन चलते हैं पैरा 4 के ऊपर। अब वो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, ये देखो ये वाला ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, अभी हमने पढ़ा था ना क्लोजर ऑफ बिजनेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी ये पॉइंट, ठीक है। सेसेशन ऑफ बिजनेस, ये क्या माना जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि 29.5 वाला पॉइंट, 29.5 वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया ना अभी, तो 29.5 में क्या होता है, 29.5 में आपको आईटीसी ऑब्लिक आउटपुट टैक्स व्हिचएवर इज हायर देना होता है टैक्स, ठीक है। और अगर एज ए गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न मतलब ये बिजनेस चलता रहेगा, तो वो तो एग्जम्प्ट होता है। अगर ये धंधा बंद हो जाएगा तो आपको 29.5 की कैलकुलेशन करनी है, अगर ये धंधा चलता रहेगा तो आपको ये एग्जम्प्ट है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप कोई चीज प्राइवेट यूज पे रख लेते हो, जैसे मान लो मेरा गाड़ी या शोरूम है, अब मैंने क्या किया, बाइक बुलेट वाली चीज मैंने अपनी प्राइवेट यूज में रख ली, तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, है ना। तो ये सारी चीजें, ये फंडा है। अब अपन चलते हैं अगला पैरा 5। पैरा 5 क्या बोलता है, अगर मैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ऑब्वियस सी बात है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया लीज टेनेंसी, हालांकि ये डबल है, लेकिन यहाँ पे क्या था, सिर्फ लीज टेनेंसी ऑफ लैंड था, बिल्डिंग कवर था। अब यहाँ पे रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हालांकि पॉइंट वही है, तब भी इन्होंने फालतू में दे दिया है पॉइंट, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है वो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा 5B आपको लर्न भी करना है, शेड्यूल 2 पैरा 5B, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप समझो कि एक बिल्डिंग अगर मान लो बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर बिफोर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, मतलब क्या होता है कि या तो बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, या तो कंप्लीट हो गई वो बिल्डिंग, या फिर उसे किसने जब से सबसे पहली बार जब उसमें फर्स्ट ऑक्यूपेशन हुआ, विच एवर इज अर्लियर, मतलब इस टाइम पीरियड से पहले, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, विच एवर इज अर्लियर से पहले पहले जिन्होंने अगर इसके इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ भी पैसा दिया, ठीक है, मतलब अगर इस मतलब चाहे 1 रुपया भी दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उस बिल्डिंग के ऊपर, उस प्रॉपर्टी मतलब जो बिल्डिंग बन रही है उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और उसके ऊपर जीएसटी लेवी होगा। लेकिन अगर मान लो जो मैंने डेट बताई, कौन सी वाली, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर वाली डेट, अगर इसके बाद में पैसा मिलता है, पूरा पैसा, वेयर एंटायर कंसिडरेशन, मतलब अगर 1 रुपया भी पहले मिल जाता ना, 1 रुपया भी आप समझो, देखो ये वो डेट है, कौन सी वाली डेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्लिक फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, अगर इससे 1 रुपया भी पहले मिल जाता ना, तो क्या होगा, जीएसटी पूरी बिल्डिंग के ऊपर, पूरी बिल्डिंग के अमाउंट के ऊपर लेवी होगा। लेकिन अगर इस डेट के बाद पैसा मिलता है, अगर इस डेट के बाद पैसा मिलता है तो फिर क्या होगा, जीएसटी इज नॉट चार्जेबल, मतलब अगर आप जब शेड्यूल 3 पढ़ोगे ना, तो शेड्यूल 3 में क्या होगा, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्लिक फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर के बाद पैसा मिला है ना, वेयर एंटायर कंसिडरेशन, क्या वर्ड है, एंटायर कंसिडरेशन, अगर 1 रुपया भी यहाँ पे मिल गया ना, तो पूरे के ऊपर जीएसटी लेवी होगा, ये फंडा है। तो आपको ये समझना है कि अगर कंस्ट्रक्शन है ना,
मतलब आप ये समझो, अगर कंप्लीटेड बिल्डिंग की सेल होती है, जैसे मान लो मैं अपना घर बेच रहा हूँ, ठीक है, हालांकि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी नहीं है तो वो तो बात ही नहीं आती, लेकिन चलो मान लो मैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में बेच रहा हूँ, लेकिन मैं कंप्लीटेड घर बेच रहा हूँ, तो भी उसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं कब बेच रहा हूँ उसे? आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और जहां पे पैसा कब मिला है? आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर लिया, तो इसके ऊपर जीएसटी जिंदगी में लेवी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन लेवी कब हो सकता है? जब बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर से पहले पहले ही कंसिडरेशन मिल गया, चाहे वो कंसिडरेशन में 1 रुपया भी मिला हो, ठीक है। ये फंडा है ना। ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सब तो आपको पता ही है, आईटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। टॉलरेंस और नॉट टू एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगर मान लो मैं किसी बंदे से कुछ ना करने के लिए पैसा लेता हूं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं किसी बंदे से कुछ ना करने के लिए पैसे लेता हूं तो वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज, है ना। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स, ठीक है, मैंने आपको ये समझाया था पहले भी पॉइंट। अगर मैं किसी बंदे को सिर्फ राइट टू यूज गुड्स देता हूं, राइट टू यूज गुड्स मतलब मैंने मान लो प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर दे दिया, फर्नीचर ऑन हायर दे दिया, तो ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज, है ना। अब बस आपको ये पॉइंट समझ आ गया। अब आप अपन यहाँ पे चलते हैं। अब ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, जो ये केटरिंग, मैंने बताया था ना पहले रेस्टोरेंट में कंफ्यूजन होता था, पहले वैट भी लेवी होता था, सर्विस टैक्स भी लेवी होता था। अब इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि भाई जो रेस्टोरेंट है और जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना इस पॉइंट को। वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो जीएसटी में डिफाइंड है ना, वो ऑलवेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, इसका लिंक पता क्या आएगा? जब हम 17.5 पढ़ेंगे ना, 17.5 वो बताता है कि जहां पे आईटीसी ब्लॉक है ना। अब आप समझो, ध्यान से समझना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होता है जीएसटी में? वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इन रिलेशन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट वही माना जाता है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। तो वहां पे क्या है 17.5 में ना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो आईटीसी है ना वो मना है, मतलब वो आप ले नहीं सकते। तो जब अपन वो पॉइंट डिस्कस करेंगे ना, तो आपको माइंड में रखना, बस आपको माइंड में क्या रखना है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन जीएसटी, है ना। कभी भी मतलब अगर मान लो मैं एसीडी रिपेयर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता क्या? पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ, मैं ये बताना ही भूल गया। वर्क कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें मेरा सामान भी लगता है और मेरी सर्विसेज भी लगती है ना। जिसमें सामान भी लगता है, जैसे मान लो एसीओ रिपेयर करना है, ठीक है, एसीओ रिपेयर करने के लिए मुझे टूल्स भी चाहिए और मुझे मेरी सर्विसेज भी चाहिए। तो ये क्या होता है? ये कंबाइंड होता है, मतलब नेचुरली बंडल्ड होता है एक तरीके से। अभी हम उस कॉन्सेप्ट के भी ऊपर भी आएंगे, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, ठीक है। नहीं, आप पहले ये समझो कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? सामान भी लगता है और सर्विसेज भी लगती है ना। लेकिन क्या होता है जीएसटी में? अब जैसे मैंने बोला एसी, अब एसी वाला जीएसटी में वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जीएसटी में वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एसी से रिलेटेड अगर मैं सप्लाई ऑफ लेबर प्लस सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूं तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं कवर होता है। तो आपको बस ये माइंड में रखना है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज अ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया, केटरिंग क्लियर हो गया, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह, है ना। तो रेस्टोरेंट भी क्या होता है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है, ठीक है। अब ईओपी में अगर अपने मेंबर को कुछ दिया तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पॉइंट है ना, ये तो आप ऐसे ही नॉर्मल पढ़ सकते हो। ईओपी ने अगर अपने मेंबर को कुछ दिया तो इट्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स, जरूरी नहीं कि इट्स ऑलवेज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। मान लो अगर सर्विसेज देता तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, ठीक है। अब हमारा शेड्यूल 2 भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अभी हमने क्या क्या लर्न किया? 7.1a कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, 7.1b कंसिडरेशन बट वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, 7.1c विदाउट कंसिडरेशन एंड 7 subsection 1a, 7 subsection 1a classifies the item whether it is a supply of goods or supply of services, है ना। तो 7.1a भी क्लियर हो गया। अब हम चलते 7.2a। 7.2a क्या बोलता है? ये चीजें सप्लाई ही नहीं है, तो 7.2a को हमेशा कहां से पढ़ना है? शेड्यूल 3 के साथ, मतलब 7.2a रेड विथ शेड्यूल 3। अब अपन चलते शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शन समझ लें, बहुत ध्यान से समझना। ये चीजें वो है जो सप्लाई ही नहीं है, मतलब ये तो सप्लाई ही नहीं है, तो जीएसटी तो बात ही नहीं आती, क्योंकि जीएसटी इसके ऊपर लगता है। जीएसटी इज ऑलवेज ऑन द सप्लाई, तो सप्लाई ही नहीं होगी तो जीएसटी बात ही नहीं आती। तो अपन चलते हैं शेड्यूल 3, ध्यान से समझना एकदम, ठीक है। शेड्यूल 3 में आते हैं अपन। शेड्यूल 3 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेड्यूल 3 में, है ना। शेड्यूल 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर आप देखते हो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज आउट ऑफ शेड्यूल 3, मतलब वो सप्लाई ही नहीं है। अगर मैं अपनी एम्प्लॉयमेंट में, अपनी मेरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में मैं अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता हूं तो दैट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी। मतलब वो आपको मैंने पढ़ा था ना, जब गिफ्ट वाला एग्जांपल दे रहा था मैं, गिफ्ट अप टू 50,000, शेड्यूल 1
पैरा 2, है ना। तो उसमें क्या होता था, उसमें देखो फंडा क्या था, फंडा क्या था, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है तो वो तो शेड्यूल 3 में कवर है ना, वो तो सप्लाई है ही नहीं। अब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो वो अप टू 50,000 मना है, मतलब अप टू 50,000 तो माफ है, लेकिन अगर उससे ऊपर भी आना, अगर आपने गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन एज पर शेड्यूल 1 पैरा कौन सा, पैरा 2, है ना, क्योंकि वो रिलेटेड पर्संस का कवर है। तो अगर उस हिसाब से अगर आप देखो तो वो वाला फंड है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में अगर आपको कुछ, मतलब एम्प्लॉय ने आपको सर्विसेज दी, एम्प्लॉयर ने पैसा दिया, तो उसके ऊपर जीएसटी इज नॉट लेविएबल, ठीक है। अब आपका सवाल आएगा कि मान लो मेरा प्री मैच्योर टर्मिनेशन के ऊपर मुझे जो पैसा मिला, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? नहीं। डिपार्टमेंट ने बोला कि ये भी तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, जब तक टर्मिनेट नहीं हुए तब तक तो आपकी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि मतलब प्री मैच्योर टर्मिनेशन के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब जो वॉलंटरी रिटायरमेंट या फिर जो भी स्कीम्स आती है ना, जिसमें आप रिटायर हो जाओ, जिनमें आप छोड़ के जा रहे हो, तो जैसे ग्रेचुटी या अमाउंट मिलता है, ये सारी चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता। लेकिन अब आप समझो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो क्या है कि मान लो एम्प्लॉय छोड़ता है, ठीक है, अपना एम्प्लॉय ने मतलब लीव कर रहा है, लेकिन अब एम्प्लॉयर बोलता है कि भाई तू अब ये बिजनेस ना 5 साल तक नहीं कर सकता, ये वाला जो बिजनेस जो मैं कर रहा हूं ये तू 5 साल तक नहीं कर सकता, और इसके लिए वो पैसा देता है। तो फिर अब ध्यान से समझो, ये जो पैसा मिल रहा है ना, वो क्या मिल रहा है, किस चीज का मिल रहा है। अभी मैंने आपको शेड्यूल 2 में समझाया था, forbearance ऑब्लिक टॉलरेंस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब अब मुझे क्या बोल रहा है, forbearance मतलब मैं रुक जाऊं, मैं क्या नहीं कर सकता, धंधा नहीं कर सकता 5 साल तक। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब जो रिलेशनशिप है ना, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली रिलेशनशिप नहीं रही। अब तो क्या हुआ, अब जो वो मुझे पैसा दे रहा है दैट इज फॉर forbearance ऑब्लिक टॉलरेंस टू एक्ट। तो अब इसके लिए पैसा जो मिल रहा है, इसके ऊपर जीएसटी लेविएबल है। अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर नॉट ज्वाइनिंग अ कॉम्पिटिंग बिजनेस इज चार्जेबल टू जीएसटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब जो पैसा मिल रहा है मुझे कि भाई मैं धंधा ही नहीं ज्वाइन कर सकता, तो वो क्या है, दैट इज चार्जेबल टू जीएसटी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, है ना। क्योंकि वो कौन सी शेड्यूल 2 है ना, शेड्यूल 2 के पैरा में कवर है, पैरा कौन सा, पैरा 5 के अंदर, है ना, forbearance ऑब्लिक टॉलरेंस टू एक्ट, ठीक है। तो मैं वो वाला फंडा हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, कोर्ट और ट्राइब्यूनल की सर्विसेज, मतलब जैसे हम जाते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे अगर हम जो भी जाते हैं और जो फीस देते हैं उसके ऊपर कभी भी जीएसटी लेवी नहीं हो सकता। लेकिन ट्राइब्यूनल डज नॉट इंक्लूड आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। अब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या होता है, मैं समझाता हूं आपको। मान लो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में लड़ाई हो गई, अब मैंने बोला हम दोनों अगर कोर्ट जाएंगे तब तो बहुत मैटर लंबा चल जाएगा, हमने बोला यार हम अपने तीसरे फ्रेंड के पास जाते हैं जो कि हमारे मैटर को सॉर्ट आउट कर जाएगा। तो इसी तरीके ये मॉडल होता है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, जिसमें हम कोर्ट के सिस्टम में नहीं जाते, लेकिन हम अपने किसी दोस्त या फिर कोई भी मतलब थर्ड न्यूट्रल पार्टी उसके पास जाते हैं और वो हमारे मैटर को रिजॉल्व करता है। तो ट्राइब्यूनल डज नॉट इंक्लूड आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो भी सर्विसेज देता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है। और जीएसटी कैसे लगता है, जीएसटी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे शायद, चार्ज ऑफ जीएसटी, उसमें हम पढ़ेंगे कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के ऊपर जो जीएसटी लगता है इट इज ऑलवेज ऑन द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब जिसने सर्विसेज रिसीव करी है वो ही टैक्स देगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जो सप्लायर होता है, सप्लायर कौन है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, वो उसी हिसाब से तो उसे टैक्स देना चाहिए। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है, रेसिपिएंट विल गिव द टैक्स, ठीक है। तो इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोला जाता है, ठीक है। अब आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एमपी, एमबी, एमएलए, एमपीज, म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी, इनके मेंबर्स, ठीक है। तो ये जो भी सर्विसेज देते हैं ये सारी माफ है। जैसे हमारे नेताजी, ठीक है ना, नेताजी लोकसभा में बैठते भाषण देते हैं, तो उन्हें जो भी पैसा मिलता है वो सारा माफ है, ठीक है। उसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं हो सकता, है ना। फिर आप देखो यहाँ पे चेयरपर्सन ऑब्लिक, है ना, चेयरपर्सन ऑब्लिक द मेंबर ऑब्लिक डायरेक्टर ऑफ द बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, आईसीआई, ठीक है। आईसीआई के प्रेसिडेंट साहब को या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट सर है, उन्हें जो भी पैसा मिलता है वो सारा इट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी, है ना। अब अपन चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में क्या हो सकता है, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट साहब हो गए, तो उन सबको जो भी पैसा मिलता है उसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं हो सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूनरल, बरियल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, ठीक है। ये जो भी मॉर्चुरी मतलब जो भी ये मरणोपरांत सर्विसेज है, इसके ऊपर कोई भी सर्विसेज, इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। अब आप समझो, अब लैंड एंड बिल्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने आपको ऊपर भी समझाया था। मतलब क्या होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्लिक फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर के बाद में जो भी पैसा मिलता है, वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, जीएसटी इज
नॉट लेविएबल। ये कहां पे लिखा है? शेड्यूल 3 में लिखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। जब मैंने आपको गुड्स की डेफिनेशन लर्न कराई थी, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम एंड थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड। ठीक है, तो अब क्या होता है? अब एक्शनेबल क्लेम इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, मतलब वो गुड्स होता है। ठीक है, लेकिन अब आपको मैं वहां पे बताना भूल गया था कि एक्शनेबल क्लेम के ऊपर कभी भी जीएसटी लेवी नहीं होता, मतलब वो सप्लाई ही नहीं माना जाता, क्योंकि वो शेड्यूल 3 में कवर है। एक्सेप्ट 3 चीजें, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब इसके ऊपर हमेशा जीएसटी चार्ज होता है। मतलब लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग के ऊपर एक्शनेबल क्लेम है। ठीक है, क्योंकि मैं एक्शन लूंगा उसके बाद मैं कोई चीज क्लेम कर पाऊं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंश्योरेंस क्लेम का, तो अब आप माइंड में रखना इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर कभी भी जीएसटी लेवी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑल एक्शनेबल क्लेम आर नॉट सप्लाई एक्सेप्ट सिर्फ ये 3 ही सप्लाई है, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब सिर्फ 3 एक्शनेबल क्लेम के ऊपर ही जीएसटी लगता है। तो ये आपको फंडा समझ आना चाहिए। अभी हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। बिजनेस की डेफिनेशन में क्या था? जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी वेयर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटीज, तो वो क्या माना जाता है? बिजनेस माना जाता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब 7(2)(b) क्या बोलता है? अगर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अगर वो एज ए पब्लिक अथॉरिटी काम कर रहे हैं, और वो कौन सा काम कर रहे हैं? 243G और 243W वाला, G फॉर ग्राम पंचायत, मतलब G फॉर गांव वाला काम, मतलब ग्राम पंचायत वाला काम, और 243W का उल्टा क्या होता है? M। ठीक है, W से उल्टा रही हूं, M बना तो म्यूनिसिपैलिटी वाला काम। तो अगर वो 243G और 243W वाला काम कर रहे हैं, जैसे रोड बनाने वाला एग्जांपल दिया था, तो उसके ऊपर कभी भी जीएसटी लेवी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रोड बनाने में क्या होता है? जब सरकार काम कर रही है एज ए पब्लिक अथॉरिटी, है ना, अंडर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल? 243G 243W में, तो उसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं हो सकता। तो 7(2)(b) मैंने आपको बताया था ना, 7(1)(a) कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ 7(1)(b) कंसिडरेशन whether or not in the course of 7(1)(c) without consideration, 7(1)(a) में क्या था? वो क्लासिफिकेशन करता था। 7(2)(a) में क्या था? शेड्यूल 3, है ना। 7(2)(b) में क्या है? जहां पे गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कौन सी सर्विसेज देते हैं? 243G 243W वाली सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें एक नोटिफिकेशन के थ्रू एक पॉइंट ऐड हुआ है अभी इसी अटेम्प्ट में। अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस देती है किसी अल्कोहलिक लिकर की ट्रेडर को, ठीक है, या मैन्युफैक्चर जो भी हो, मतलब उसे जो लाइसेंस देती है ट्रेडिंग का, तो उसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं हो सकता। मतलब एक्चुअल में क्या था इसमें कंफ्यूजन पता क्या थी कि गवर्नमेंट वैसे तो जितने भी लाइसेंसेस देती है ना, सब के ऊपर जीएसटी लेवी होता है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई में कौन कौन सी चीजें थी? एक एचपी मैन था और एक अल्कोहलिक लिकर था। अब इन्होंने बोला कि यार जब अल्कोहलिक लिकर के ऊपर ये जीएसटी नहीं है, तो इसके लाइसेंस के ऊपर किस बात का जीएसटी ले रहे हो आप? तो इन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन लाई 7(2)(b) के अंदर, ठीक है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट अल्कोहलिक लिकर के ट्रेडर्स को अब जहां पे लाइसेंस देती है, तो दैट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी। तो ये फंडा आपको बस माइंड में रखना, इतना सा फंडा। ठीक है, तो अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस को। ठीक है, अब अपन चलते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या बोलता है? लेवी। अभी हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बस आपको इस चैप्टर में क्या समझना है, लेवी किसके ऊपर होती है? सिर्फ टैक्सेबल पर्सन के ऊपर। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? टैक्सेबल पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और हु इज लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब दोनों आदमी आते हैं उसके अंदर, चाहे उसने रजिस्ट्रेशन ना भी लिया हो, अगर वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? जब हम रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो या फिर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, दोनों के ऊपर दोनों ही बंदे क्या माने जाते हैं? टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, तो ये आपको फंडा समझना है। ठीक है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का मैंने आपको फंडा ऑलरेडी समझा दिया यहां कि भाई डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के ऊपर तो जीएसटी चार्ज होता है, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है दो अलग अलग ब्रांचेस है। लेकिन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है? जिसका सेम जीएसटी रजिस्ट्रेशन है बस, और वो सेम स्टेट में ही 2 ब्रांचेस है, तो उसके ऊपर अगर वो सप्लाई करे ना आपस में, तो उसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होता। तो बस आप क्वेश्चन में बस इतना माइंड में रखना है कि वो आपको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन दे रखा है या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दे रखा है। ठीक है, अब अपन चलते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आपको बस ये समझना है कि बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर में ना, अब एक चीज बताओ, आपको क्या रियलिटी में लगता है कि वो फ्री में होता है? नहीं होता ना, क्योंकि उसकी प्राइस
वो ऑलरेडी क्लब करते हैं, वो ले लेते हैं हमसे। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या क्लासीफाई करना है, इसे एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई क्लासीफाई करना है या फिर एज ए मिड सप्लाई क्लासीफाई करना है। ठीक है, हमें क्या क्लासीफाई करना है, एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई या फिर मिड सप्लाई। हमारा मतलब क्या फंडा होना चाहिए कि हम देखो बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, अगर हम 17.5H पढ़ते हैं, 17.5H ये ऐसे बोलता है कि हम उन चीज का आईटीसी नहीं ले सकते जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करते हैं। ठीक है, और शेड्यूल 1 क्या बोलता है, अगर हमने किसी चीज के ऊपर आईटीसी लिया और हम उसे फ्री में सप्लाई करते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन, पैरा 1, तो वो क्या बोलता है, वो सप्लाई होता है। मैंने आपको लिंकेज भी समझाई थी शेड्यूल 1 और 17.5H की, है ना। तो फंडा ये था। तो अब इन्होंने बोला कि बाय वन गेट वन फ्री ऑफर ना, ऑलरेडी वो ऑब्वियस ही बात है, वो फ्री तो कुछ है ही नहीं ना यार, उसको क्या क्लब्ड प्राइस है, मतलब वो क्या है, एक दोनों चीजों का एक ही प्राइस है ना। तो इसे हम क्या ट्रीट करेंगे एज पर सेक्शन 8, या तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई होगी या फिर वो मिड सप्लाई होगी। ठीक है, दोनों में से एक सप्लाई होगी। तो इसका मतलब क्या है, हम इसे क्लासीफाई करेंगे ये क्या है, कॉम्पोजिट सप्लाई या मिड सप्लाई, और उस हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। जब मैं सेक्शन 8 पढ़ाऊंगा ना आपको, तो सेक्शन 8 में सिंपल सी बात ही लिखा है, कॉम्पोजिट सप्लाई इज ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा वही, मतलब उसी के ऊपर जीएसटी लेवी होगा। मतलब मान लो मैं मार्बल के साथ साथ मैं लोड इन भी करवाता हूँ, फ्रेट भी मेरा होता है, मतलब फ्री मैं गाड़ी फ्री में पहुंचाता हूँ, तो फिर क्या होगा, जो मेरे जो अब देखो मैंने इसमें तो 3 चीजें दी, एक तो मार्बल रखवाया, फिर लेबर की सर्विसेज दी, फिर उसके घर पे माल पहुंचाया। अब लेकिन इसमें आप अगर आप प्रिंसिपल एलिमेंट समझना चाहो ना, तो प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, प्रिंसिपल एलिमेंट ये है कि मैंने मार्बल रखवाया। ठीक है, तो जीएसटी विल बी चार्जेबल एट द रेट ऑफ मार्बल, मतलब जो मार्बल की रेट होगी उसी के ऊपर जीएसटी लेवी होगा। ठीक है, मतलब टोटल वैल्यू पे लेवी होगा, लेकिन जो मार्बल की रेट होगी ना उसके ऊपर, मतलब जैसे 18% मार्बल के है, लेबर के ऊपर 12% है, 5% इसके ऊपर है। ठीक है, तो अब जो टैक्स रेट होगी वो 18% ही होगी। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मिक्स सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई मतलब जबरदस्ती की सप्लाई। ठीक है, फॉर अ सिंगल प्राइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, मिक्स सप्लाई में क्या होना चाहिए, बंडल्ड सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ना होनी चाहिए वो बंडल सप्लाई, लेकिन प्राइस क्या होना चाहिए, फॉर अ सिंगल प्राइस। मान लो आप दिवाली में कुछ लेने गए, ठीक है, काजू का पैकेट, बादाम का पैकेट और बिस्किट, टॉफी, सारी चीजें मिल रही है उसमें, चॉकलेट, सब कुछ, सब चीजें एक ही पाउच में। ठीक है, तो अब आपको क्या दिया, फॉर अ सिंगल प्राइस। इंपॉर्टेंट है फॉर अ सिंगल प्राइस। मिड सप्लाई क्या होती है, हमेशा फॉर अ सिंगल प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, वो नेचुरली बंडल्ड नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज बताओ, चॉकलेट और काजू का क्या लेना देना, वो तो जबरदस्ती मिक्स है। ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, फॉर अ सिंगल प्राइस एंड दैट इज नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई, तो वो उसे क्या माना जाता है, मिड सप्लाई माना जाता है। और मिड सप्लाई पे टैक्स रेट कैसे लगती है, जो हाईएस्ट टैक्स रेट होती है। मतलब मान लो चॉकलेट पे अगर 18% है और काजू के ऊपर 28% है, तो टैक्स रेट लग जाएगी आपको 28%, है ना। तो मिड सप्लाई का कॉन्सेप्ट ये बोलता है। तो बस आपको ये समझना है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर में क्या वो नेचुरली बंडल्ड है, क्या वो नेचुरली बंडल्ड है तो वो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा, अगर नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो वो मिड सप्लाई हो जाएगा। अब मैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा, जो कंपोजिट सप्लाई होती है ना, वो ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू होती है टैक्सेबल सप्लाई। मतलब कंपोजिट सप्लाई में हमेशा क्या चीजें आएगी, टैक्सेबल सप्लाई। मतलब अगर इसमें मान लो मैं अब जैसे समझो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये कि मैं अगर मैं मान लो रेस्टोरेंट में जाता हूँ, ठीक है, रेस्टोरेंट में मान लो मुझे पिज्जा के साथ साथ और ये क्या वो सब मिला, तो ये सारी चीजें क्या है, कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, लेकिन अगर मान लो पिज्जा के साथ साथ बियर भी मिलती है, ठीक है, तो बियर क्या होगी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर इज आउट ऑफ जीएसटी, है ना, तो वो तो उसके ऊपर तो जीएसटी लग ही नहीं सकता। तो मैं कभी ये नहीं बोल सकता बियर एंड पिज्जा इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, वो कभी भी कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बियर होगा उसके ऊपर अलग टैक्स रेट चार्ज होगा, क्योंकि वो क्या है, वो तो वैट लगेगा ना उसके ऊपर, तो टैक्स तो मतलब जीएसटी तो लग ही नहीं सकता उसके ऊपर, है ना, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। तो आपको बस माइंड में ये रखना है कि जो कॉम्पोजिट सप्लाई होती है ना, उसमें हमेशा टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। क्या है, जब आप कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ते हो ना, तो उसमें ऐसा लिखा है दैट शुड बी 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। मतलब अगर कोई भी एचपी मैन या फिर अल्कोहलिक लिकर वाली चीज आ जाती है और वो मतलब इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ चीज बिजनेस बंडल्ड है, तो वो फिर वो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि कॉम्पोजिट सप्लाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब मिड सप्लाई क्या होता है, मिड सप्लाई तो जबरदस्ती की सप्लाई है एंड इट इज चार्जेबल टू टैक्स एट मतलब हायर टैक्स रेट। मतलब अगर मान लो कैश्यू नट्स के ऊपर 28% है और चॉकलेट के ऊपर 18% है, तो 28% आपको चपत लग जाएगी। तो ये फंडा है ना।
अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इससे एमसीक्यू आपको पेपर में पक्का मिलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, टेनेंसी राइट होता है। जैसे मान लो पहले क्या होता था, पगड़ी सिस्टम होता था, तो मैं क्या होता था, आज ही पैसा दे देता था सारा का सारा, और वो जो प्रॉपर्टी लीज मतलब एक तरीके से मैं लीज पे ले लेता था उसे, मान लो 10 साल तक, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है, स्टैंप ड्यूटी चार्ज होती है, ठीक है। तो लोगों का कहना था कि जब स्टैंप ड्यूटी लग रही है इसके ऊपर, तो आप जीएसटी कैसे ले सकते हो हमसे। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि उससे 10 साल के लीज का राइट ले रहे हैं, ठीक है, लीज का राइट ले रहे और उसे पैसा दे रहे हैं। तो ये क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा एज पर शेड्यूल 2, और इसके ऊपर जीएसटी लेवी होगा भले ही इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगती हो। तो पहली बात तो क्या क्लियर हुई हमें कि इसके ऊपर जीएसटी लगता है। मतलब जो टेनेंसी राइट में है, मतलब मुझे देखो आप क्या हो रहा है, मैं पैसे दे रहा हूं और मुझे क्या मिल रहा है, टेनेंसी राइट मिल रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी लेवी होता है, ठीक है। आपको ये फंडा क्लियर आ गया समझ। अब मान लो अब मैं आपको एग्जम्पशन चैप्टर में ले जाता हूं। एग्जम्पशन चैप्टर में ये है कि अगर मैं किसी बंदे को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग देता हूं फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग होना चाहिए फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। मतलब मैं किसी बंदे को घर देता हूं घर में रहने के लिए, ठीक है, मतलब रहने वाला घर देता हूं रहने के लिए, तो जीएसटी लगता ही नहीं है। तो मान लो अगर ये टेनेंसी प्रीमियम है इन रिलेशन टू रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, तो इसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं हो सकता, इसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं हो सकता, है ना। इतना आपको समझना है। मतलब दो चीजें समझाई मैंने आपको कि अगर मान लो मैं पैसा देता हूं और मैं टेनेंसी या राइट लेता हूं, ठीक है, तो इसमें क्या मिल रहा है, मुझे राइट मिल रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से वो सर्विसेज दे रहा है मुझे, तो इसके ऊपर जीएसटी लगता है। लेकिन जीएसटी तब नहीं लगेगा जब ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हो फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, ठीक है। ये आपको एकदम समझ आ जानी चाहिए चीज, ठीक है। अब मान लो ए ने बी को ए ने नमन को ट्रांसफर करा, मतलब अपने टेनेंसी राइट्स मुझे दे दिए, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे पास ऑप्शन होगा कि मान लो अगर मैं 10 साल से पहले इसे मैं रहना नहीं चाहता, मुझे घर पसंद नहीं आया, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे किसी तीसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपना जो राइट है, टेनेंसी प्रीमियम का जो राइट है, वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना राइट किसी बंदे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना टेनेंसी प्रीमियम का राइट किसी बंदे को ट्रांसफर कर दिया। तो अब क्या होगा, अब मान लो वही वाला फंडा लाओ जो पहला लाया था, कि अगर मान लो मैं क्या दे रहा हूँ, टेनेंसी प्रीमियम का राइट दे रहा हूँ, वो मुझे क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो वो फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, फॉर रेजिडेंशियल पर्पस है, तो जीएसटी लेवी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर अदर पर्पसेस है तो फिर जीएसटी लेवी होगा। मतलब आउटगोइंग टेनेंट मैं हूं, ठीक है, आउटगोइंग टेनेंट मैं हूं और मैं किसी बंदे को टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। तो वही ओरिजिनल वाला फंडा लाना है कि अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस है तो जीएसटी लेवी नहीं होगा, लेकिन अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है, ठीक है, तो जीएसटी फिर लेवी होगा। ये आपको फंडा लाना है। तो मतलब फंडा क्या हुआ, फंडा ये है कि लैंडलॉर्ड ने मुझे ट्रांसफर किया टेनेंसी, मैं उसे पैसा दे रहा हूं, वो मुझे टेनेंसी राइट दे रहा है, ठीक है। अब मैंने आगे टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर दिया, तो वही वाला फंडा, ओरिजिनल वाला फंडा। अब लेकिन समझो, अब एक नई चीज बता रहा हूं, अब ध्यान से समझना। तो अभी तक तो ये फंडा था कि अगर मान लो लैंडलॉर्ड ने मुझे दिया टेनेंसी राइट और मैंने आगे ट्रांसफर किया, तो फंडा सेम था कि अगर वो रेजिडेंशियल पर्पस है फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो जीएसटी नहीं लगता था, और अगर फॉर अदर पर्पसेस है तो जीएसटी लगता था, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी लेवी होना है, ठीक है। अब लेकिन मान लो कि अब जब मैं अपना राइट ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मान लो उसने मुझे 100 रुपए दिए, ठीक है, तो इसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगना, ठीक है। अब मान लो अब 100 रुपए में से मेरा और लैंडलॉर्ड का ये सौदा हो रहा था कि जब मैं ऐसा ट्रांसफर करूंगा तो 100 में से 20 रुपए उसे भी दे दूंगा, ठीक है। अब आप समझो कि अब जो मैं 20 रुपए दे रहा हूं, ठीक है, अब जो मैं 20 रुपए उसे दे रहा हूं, ये क्या है, ये फॉर रेजिडेंशियल पर्पस और रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो कभी हो ही नहीं सकता। ये तो क्या है कि जब मैं अपना राइट फोरफीट कर रहा हूं तो मुझे उसे 20 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो लैंडलॉर्ड है ना, वो कौन सी वाली वो सर्विसेज दे रहा है, कौन सी वाली, फोरबियरेंस और टॉलरेंस टू एक्ट वाली, ठीक है, जो शेड्यूल 2 वाली सर्विसेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब आउटगोइंग टेनेंट मतलब ये देखो यहाँ पे टेनेंट 1 ने जब टेनेंट 2 को ट्रांसफर किया, ठीक है, तो आउटगोइंग टेनेंट कौन सा हुआ, टेनेंट 1। ये देखो ये जो टेनेंट 1 है ना, ये टेनेंट 1 आउटगोइंग टेनेंट हुआ। अब जो ये पैसा जब लैंडलॉर्ड को देगा, भले ही ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का भी होगा, तब भी इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, मतलब इसमें हमेशा जीएसटी लगेगा, चाहे रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का भी हो या ना हो। मतलब फंडा ये हुआ कि आपको ये देखना है, अगर मैं टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा वो वाला फंडा लगेगा, टेनेंसी राइट में तो वो वाला फंडा, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। लेकिन अगर मान लो मैं टेनेंसी राइट नहीं ट्रांसफर कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, उसे बोल रहा हूं लैंडलॉर्ड को मैं पैसा दे रहा हूं, किस चीज का, कि वो अभी वो उस प्रॉपर्टी उस बंदे से ना ले, अभी मतलब उसका मतलब ऐसा एग्रीमेंट होगा ना कि मुझे 20 रुपए देने उसे, ठीक है, अगर मैं ये राइट ट्रांसफर करता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो
फॉरबियरेंस या टॉलरेंस टू एक्ट है, क्योंकि मैंने कुछ गलत काम किया जिसके लिए मैं पैसा दे रहा हूं उसे, तो उसके ऊपर जीएसटी हमेशा लेवी होगा, भले चाहे वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अब है एक सर्कुलर जिसमें इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस होता है। मतलब मान लो यार मैंने अपनी गाड़ी दूसरे स्टेट में भेजी, ठीक है, मेरी दूसरी ब्रांच को भेजी, तो एक चीज बताओ क्या मैंने गाड़ी सप्लाई कर दिया, उसे नहीं करी ना, गाड़ी तो सप्लाई नहीं करी मैंने, तो उसके अंदर ना माल सप्लाई किया। तो ये बोलता है कि जब कन्वेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसे हम ऐसा नहीं मानेंगे कि हमने कन्वेंस सप्लाई किया है, हम क्या मानेंगे कि जो उसके अंदर का माल है वो सप्लाई हुआ है सिर्फ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, कुछ मतलब नहीं इसका, ठीक है। अब इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिट्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड ऑन ट्रेन। अब आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन के अंदर ना बहुत सारा सामान होता है कि भाई ये भी चीज है, ये भी चीज है। तो अब मान लो एक ट्रेन ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है, तो अब हम क्या ये मान लेंगे कि जो उसके टूल्स है वो क्या सप्लाई हो गए? ऐसा तो नहीं है ना, वो सप्लाई थोड़ी ना हुए यार, वो तो यूज होंगे जब वो सर्विसेज देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो टूल्स है वो सप्लाई नहीं माना जाता, ठीक है। वो तभी सप्लाई माना जाता जब वो ट्रेन की सर्विसेज यूज होंगी और मतलब पैसा देंगे, ठीक है। तो मतलब ये सब क्लैरिफिकेटरी नेचर, कोई सर्कुलर बढ़िया नहीं है। ये तो बस ये बोलता है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वेंस जा रहा है या कोई सामान जा रहा है, ठीक है, सामान नहीं ऐसा मान लो कि कन्वेंस ही जा रहा है, ठीक है, कन्वेंस जा रहा है, तो ये थोड़ी माना जाता है कि वो सप्लाई हो गया। वो तो क्या है, सिर्फ मूवमेंट हो रही है सिर्फ गुड्स की, मतलब व्हीकल की, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है। सप्लाई तो तब माना जाएगा ना जब अपने को कोई पैसा मिलेगा उसका, ठीक है। तो ये तो सप्लाई नहीं है, ठीक है। अब अपन चलते हैं कॉम्पोजिट वर्सेज मिड सप्लाई। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है ना। कॉम्पोजिट सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है। हमेशा क्या माना जाता है, प्रिंसिपल सप्लाई की सप्लाई माना जाता है। और यहाँ पे कौन सी वाला माना जाता है, अट्रैक्ट्स हायर रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। इसमें मैंने एग्जांपल लिया था मार्बल प्लस लोडिंग प्लस फ्रेट, है ना। मान लो मार्बल के ऊपर रेट 18%, लोडिंग के ऊपर है 28% और फ्रेट के ऊपर है मान लो 5%, ठीक है। तो रेट कौन सी लगेगी, मार्बल वाली, ठीक है। तो मार 18% ही लगेगी सारों के ऊपर, टोटल के ऊपर 18%, ठीक है। तो ये फंडा है। तो अब जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या है, रेडीमेड गारमेंट, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट प्लस पैकिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बस रेट जो लगी वो रेडीमेड गारमेंट वाली लगी, ठीक है। बस आपको ये समझ आना चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं। और मैंने आपको ये बता दिया था कॉम्पोजिट सप्लाई इज ऑलवेज इन रिलेशन टू टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। अब अपन चलते हैं प्रिंटिंग सर्विस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी मैं ध्यान से समझाता हूँ। प्रिंटिंग सर्विस में क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक ऑथर हूँ, ठीक है, मेरे पास कंटेंट पड़ा है, ठीक है। मैंने प्रिंटर को बोला, प्रिंटिंग वाले भैया को बोला, भैया प्लीज इस बुक को प्रिंट करके मुझे दे दो, ठीक है। तो अब जो मुझे प्रिंटिंग वाले भैया दे रहे हैं ना, वो क्या दे रहे, एक तो पेपर दे रहे और उसमें प्रिंट करके दे रहे, ठीक है। दो चीजें हुई, पेपर दे रहे और एक मतलब उसमें प्रिंट करके दे रहे जिसमें कंटेंट मैंने सप्लाई किया उन्हें, ठीक है। अब जब मैंने कंटेंट सप्लाई किया उन्हें तो वो क्या दे रहे हैं मुझे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब वो क्या दे रहे, प्रिंट कर रहे हैं। देखो अब वो क्या कर रहे हैं, पेज ले रहे, पेज में कंट्रोल पी मार रहे और कंट्रोल पी से प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो आप इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, वो मुझे प्रिंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने उन्हें किस लिए दी थी किताब कि वो मुझे प्रिंट कर दे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। अब इसमें देखो फंडा ये है, ठीक है। अगर कंटेंट बिलोंग्स टू द रेसिपिएंट, जैसे मान लो मैं रेसिपिएंट हूं ना सर्विस का, तो वो क्या माना जाएगा, प्रिंटिंग सर्विस माना जाएगा, ठीक है। क्या माना जाएगा, प्रिंटिंग सर्विस। अगर मान लो मैंने बोला, प्रिंटिंग वाले भैया को बोला, भैया मुझे एनवेलप चाहिए थोड़े बहुत, तो अब एनवेलप्स क्या होंगे, वो थोड़ी, उसमें कुछ थोड़ी ना प्रिंट होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, मेरा स्टिकर वगैरह लग जाएगा और कुछ नहीं होना उसमें। तो वो क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। एनवेलप्स, लेटर कार्ड, है ना, प्रिंटेड बॉक्सेस, ये सारी चीजें क्या माना है, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो फंडा ये है कि जहां पे मैंने कंटेंट सप्लाई किया ना, रेसिपिएंट ने अगर कंटेंट सप्लाई किया प्रिंटर भैया को, ठीक है, तो जो प्रिंटर भैया दे रहे हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। लेकिन क्योंकि वो कॉम्पोजिट सप्लाई और सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ना। लेकिन अगर मान लो प्रिंटर वाले भैया अपने आप से एनवेलप, लेटर कार्ड, प्रिंटर बॉक्सेस देते हैं, तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो आपको ये फंडा माइंड में रखना है ना। अब आप देखो रीट्रेडिंग क्या होता है, जैसे वो टायर में वो आपको देखा होगा पानी में डालते हैं फिर वो कुछ करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसे टायर को वो पता नहीं पानी में डालते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि उसमें गुड्स का एलिमेंट क्या थोड़ा सा है, बहुत सारा, बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो क्या माना जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब मान लो वो जो टायर था वो मेरा ही था, मान लो जो सप्लायर है उसी का था वो टायर, तो अब आप बताओ आपको क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज लग रही है। अब तो भाई वो क्या हुआ, वो टायर ही सप्लाई हो गया, ठीक है। अगर मान लो सप्लाई जो टायर था ना वो दूसरे बंदे का था, ठीक है, मैं उसमें कुछ पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के कुछ कर रहा हूँ, तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। अगर मान लो टायर मेरा ही था, ठीक है, और मैं टायर ही दे रहा हूँ उसे, तो अब क्या है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो बस ये सिंपल सी बात है। वैसे तो ये नॉर्मली रीट्रेडिंग क्या होता है, रीट्रेडिंग जो होता है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है, ये यहाँ पे देखो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है। लेकिन अगर ये पुराने वाले टायर जो मेरे ही थे तो वो क्या माना जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। बस ये फंडा है, बस आपको कितना सा माइंड में रखना है, ठीक है।
तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. प्लीज डू शेयर द फीडबैक थ्रू योर कमेंट्स, है ना. दिस मोटिवेट्स अस.